जी। देखिए मीरा जी, हम सबसे पहले अपने डीवी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डीवी एक्ट के बारे में आपको अपनी तरफ से कुछ पूछना है। आपके नंबर्स तो बहुत अच्छे आए हैं और मैं मानता हूँ कि फर्स्ट शायद आपके सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट मतलब पेपर है ये, है ना, जो जी आप सर। लिख रहे हो। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट है आपकी राइटिंग में। हाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें अग्री पर्सन और रिस्पोंडेंट के बारे में पूछा गया था और आप कह रहे हैं कि इसमें मैंने केस लॉ नहीं लिखा है। देखिए, जितनी लैंग्वेज आपने इसमें यूज की है ना उतने की जरूरत नहीं होती, इतना ही स्पेस आता आपके लिए। लेकिन ये जो आपने टाइटल वाइज, जैसे आपने यहाँ पर ये परंतुक शब्द मतलब प्रोवाइजो लिखा हुआ है, इसे भी नहीं लिखते। केवल वयस्क पुरुष के रिगार्डिंग जो केस लॉ आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो लिख देते ना, उससे भी बहुत काम चल जाता आपका। लेकिन वो जी लिखना मैंडेटरी है यहाँ पर। उसके बगैर ये जो डेफिनेशन है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही खत्म कर दी गई है। मतलब वयस्क पुरुष जो लिखा है आपने, अडल्ट मेल मेंबर, अब ये है नहीं इसमें। जी ठीक सर। है, तो इसको आपको इसे हाईलाइट करना जरूरी है, नहीं तो फिर इसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। बाकी लिखा बहुत अच्छी तरीके से है, बेरक की प्रॉपर लैंग्वेज आपने यूज की है यहाँ पर। और देखिए आप, मैंने एक चीज देखी है आपके पेपर में कि आपको क्या है दिक्कत, क्वेश्चन आपने तरीके से नहीं पढ़ा है। मतलब क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से रीड किया होता ना तो उसका आंसर आपको वहीं मिल जाता। देखिए सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। जी सर। इसमें एक्चुअली लिखा हुआ ये है कि जो संरक्षण अधिकारी होता है वो हम्म, किसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है। तो ये पूछ ये रहा था कि किसके सुपरविजन और कंट्रोल में है वो। लेकिन आपने इसका आंसर जो है वो गलत लिख दिया है, सेक्शन नंबर 8 लिख दिया है, जबकि इसका सेक्शन जो था सेक्शन नंबर 9 का सब सेक्शन नंबर 2 आता, जिसमें मजिस्ट्रेट के अंडर कंट्रोल होकर के ये कार्य करते हैं। जी सर। ठीक है, बाकी आपने संरक्षण अधिकारी के बारे में चीजें सही लिखी हैं। और दूसरा ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, लिखने का तरीका प्रेजेंटेशन में आपका बहुत जरूरत से ज्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि आपने तीसरा ही पेपर दिया है और उस हिसाब से बहुत बेटर आपने काम किया है। मतलब आपको पहले वाले फीडबैक में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर लिखा हुआ था कि आप उस कोर्ट का नाम बताइए या कौन सा कोर्ट ऐसा है जिसमें अग्री पर्सन जो है कंप्लेंट और एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो आपने क्या किया, प्रोसीजर तो बता दिया कि मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि किस मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ सर। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी आपके साथ ये हो गई है। सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 तो आपने लिखा है और सेक्शन नंबर 12 का जिक्र किया है, लेकिन सेक्शन नंबर 27 इसके अंदर आता, उसको भी आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। जी सर। और साथ ही साथ जब भी आप देखो, और में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 12वां और 13वां है, तो उसमें जब भी आप आंसर लिखो तो ये तो लिखा करो एटलीस्ट कि आपने 12वें का आंसर दिया है या 13वें का। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको वो कॉपी का आंसर चेक ही नहीं करेगा, ध्यान रखना ये बात। जी सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, मैंने इसके अंदर भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ये चीज लिखी हुई है जो आपने 12वें या 13वें में जिसका भी आंसर दिया है, कि ये केस जो है वो कहाँ और कौन से जगह पर मजिस्ट्रेट, कौन से मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मेंशन भी किया है सेक्शन नंबर 27 में। और इसको थोड़ा सा आप, जैसे अगर कोई स्पेस नहीं मिलता है ना आपके पास, तो कॉपी एक्स्ट्रा पेजेस यूज कर लिया करो। इसमें बहुत सारी चीजें और भी जुड़ जाती है, लेकिन वो आपने नहीं जोड़ी है इसके अंदर। जी सर। तो बाकी कॉपी के अंदर काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और 40 नंबर, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 50 में अगर 35 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो वो हमारी तरफ से पास हो जाता है। इतने ही इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, क्योंकि हम अपनी तरफ से काफी ज्यादा उसे बहुत देख करके, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एलिमिनेशन होता है, तो हम उस हिसाब से जी। चेक करते हैं। तो अगर 35 प्लस आते हैं तो हमारी नज़र में वो स्टूडेंट पास हो जाता है। ठीक है, जी सर। एक ऐसे ही आपकी
हम्म। एक और कॉपी देखिए, ये है आपकी रेंट कंट्रोल की कॉपी, और कॉपी के अंदर काफी अच्छा काम किया है, केस लॉज का इतना अच्छे तरीके से जिक्र किया है, बहुत अच्छा है इसमें। आप अगर देखिए आपके पास ये तो यहाँ पर आपके पास सुविधा थी कि आपके पास केस लॉज लिखे हुए हैं। जी मान सर। लो आपसे अगर अमेनिटीज की डेफिनेशन पूछी है और वहां पर आपको जिक्र नहीं हो रहा है कि भाई इसमें और क्या एक्स्ट्रा लिखना चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स में इतना सा सफिशिएंट नहीं होता ना, 2 पेज 2 लाइन लिखना। तो वहां पर क्या है, इसके साथ रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं उसकी आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हो। जैसे कि सेक्शन नंबर 23 जो है वो अमेनिटीज के रिगार्डिंग ही बात करता है। जी सर। अमेनिटीज जहाँ डिसकंटिन्यू हो जाती है तो आप यहाँ पर रेफर कर सकती थी सेक्शन नंबर 23। तो बाकी अच्छी तरीके से लिखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, नंबर में काट नहीं सकता था क्योंकि केस लॉज आपने इसमें अच्छे तरीके से लिखे हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है आप वो समझ ही नहीं पाई। पूछा तो ये था कि क्या जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है, क्या वो जो उसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं या उसके द्वारा जो भी जजमेंट दिए जाते हैं, क्या उनकी अपील की जा सकती है? पूछा तो ये था आपसे, लेकिन आपने उसे घुमा करके उसका आंसर जो है गलत लिख दिया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी तरफ से मिस्टेक हो गई है कि आप इसका आंसर समझ नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं। कौन सा सेक्शन इसलिए आएगा? यहाँ पर कोई भी सेक्शन नहीं आएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब इसमें पूछा ही ये गया था यहाँ पर ART। इसमें वैसे सेक्शन नंबर 19 के अंदर ये बात की गई है, आप अगर इसे पढ़ोगे ना, सेक्शन नंबर हम्म। 19 के शायद क्लॉज 2 या 3 में लिखा हुआ है कि जो भी अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल होता है उसकी कोई भी अपील नहीं होती है। वो उसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है, ना तो उसके डिसीजन की कभी अपील होती है और ना ही उसका रिवीजन होता है। तो मैंने यही पूछा था और उसका आंसर आपने घुमा घुमा के ऐसे लिखा। ठीक है। जी अच्छा सर। देखिए, यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखी हुई थी, डिफाइन सीनियर सिटीजन। तो आपको यहाँ पर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन दी है और आपने बिल्कुल सही लिखा है सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर भी यही दिक्कत है कि इतने से इसके लिए, क्योंकि यही आंसर जो है और भी स्टूडेंट देंगे और सबको एक जैसा तो नंबर मिलेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर जी। क्या है, आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए क्या करना है, ये सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन ही इसलिए डाली है जिससे इसको रेफर किसके साथ किया जा सके, सेक्शन नंबर 10 में आपने अगर पढ़ा हो, वहां पर इमीडिएट पोजेशन की बात की गई है ना, लैंडलॉर्ड को इमीडिएट पोजेशन मिलना चाहिए, उसका राइट है। जी सर। वहीं पर 65 की बात की गई है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन हो तो क्या उसको राइट है इस तरीके का कि वो प्रॉपर्टी प्राप्त कर ले। तो इसलिए वहां पर सेक्शन नंबर 10 का आप रेफर कर सकते थे। आगे मेरी बात समझ में? जी सर। तो ऐसे करके ये हो जाता आपका। एक आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, काफी इंपॉर्टेंट है और जनरली स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं। डज लीज इज हेरिटेबल? क्या पट्टा सर। दाय योग्य है? सर ये आपसे पूछा था पर वो कर नहीं पाए उस टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी इस पे डिस्कशन हो चुका है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चारुल जी, आपने ये क्वेश्चन किया था क्या, लीज इज हेरिटेबल? नहीं सर, मैंने छोड़ दिया था ये। अच्छा, आपने ये छोड़ दिया था, इसका आंसर आपको पता है कि क्या होगा? नहीं सर। हाँ, तो अभी इसका आंसर समझ लीजिए। ये लीज जो है, लीज के बारे में यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया है, एक तरीके का ये भी रेंट रेंट के टाइप में होता है, हालांकि डिफरेंस दोनों में बहुत होता है। आप इसका आंसर लिखते कैसे, तो ये क्या है, लीज जो है वो सच में ही हेरिटेबल होती है, इसका आंसर होता है यस। लेकिन लीज का और रेंट का क्या संबंध है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप किसी प्रॉपर्टी को, जैसे लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को क्या दी है, कोई प्रॉपर्टी दी है किराए पर, ये क्लियर है बात, प्रमाइसेस दिया है उसने। यस सर। लेकिन हेरिटेबल का मतलब समझना पड़ेगा कि हेरिटेबल का मतलब यहाँ पर होता है ट्रांसफर करना। कि मतलब एक व्यक्ति को जब हमने प्रॉपर्टी लीज पर दी है तो क्या वो दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफर हो सकती है क्या? तो इसका आंसर होता बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, जब इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द टीनेंट, टेनेंट की अगर डेथ हो जाए तो फिर वो उसका किराया कौन भरेगा, बताओ? सर उसका वो टेनेंट की डेफिनेशन में जो दे रखा है। बिल्कुल, अब आ गया ना समझ में कहाँ से आया इसका आंसर। तो यस सर। टीनेंट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर उसके सन है, उसका डॉटर, उसकी जो डॉटर है, उसकी उसकी वाइफ है, अगर जो भी यस उस व्यक्ति उसमें रह रहा है वो उसका मकान मालिक उसका किराएदार हो जाएगा।
तो फिर लीज हेरिटेबल हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। आगे समझ में आंसर क्या हो गया इसका? यस सर। जी। हाँ, एक और चीज मैं आप को बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझना है। जब भी आपके पास कोई अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कोई भी चीज लिखी है, जैसे आपने यहाँ पर आपसे लैंडलॉर्ड जो है उसका डिसकंटिन्यू ऑफ अमेनिटीज की बात की गई है कि क्या डिसकंटिन्यू की जा सकती है लैंडलॉर्ड के द्वारा अमेनिटीज। तो जब आप ऐसी चीज लिखो और उसमें कोई अमेंडमेंट हो गया है तो अमेंडमेंट के बारे में जिक्र जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट का ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट कितना अपडेट है चीजों से। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। अपडेशन के रिगार्डिंग भी ये देखा जाता है कि उसका वो कितना अपडेट है और कितनी चीजें उसको पता है। तो अमेंडमेंट इसलिए लिखना जरूरी है। हालांकि हमें एक लाइन ही लिखनी है उसमें, इतना कुछ जोड़ना नहीं है। बस इसमें आपको यही लिखना था कि सेक्शन नंबर 23 की जो पावर है, अब पहले तो ये रेड ट्रिब्यूनल के पास थी, लेकिन 2017 के अमेंडमेंट से अब ये किसके पास चली गई है? किराया प्राधिकारी रेंट अथॉरिटी के पास चली गई है। ठीक है। जैसे एक जगह और है सेक्शन, देखिए कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपने यहाँ पर एक हाउ द पेमेंट रेमिटेंस ऑफ द रेंट विल मेड बाय द टेनेंट। यहाँ पर सेक्शन नंबर 5 का ही जिक्र है, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन सेक्शन नंबर 4 को आप इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि रेंट के रिगार्डिंग वो ही कंडीशन तय कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? जी सर। अब आप ये लिख सकते हो कि रेंट को, वैसे तो आपके इस एक्ट के अंदर, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया है कि रेंट होता क्या है। लेकिन सेक्शन नंबर 4 ये कहता है एग्रीमेंट के बारे में कि अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं तो रेंट कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 5 की टर्म कंडीशन लिख देते हैं आप। जी क्लियर सर। होगी मेरी बात? इसी तरीके से एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है 10, जहां पर लिखा है हाउ द रेस्टोरेशन ऑफ द पोजेशन ऑफ द इलीगली डिस्पोजेस्ड टीनेंट इज मेड। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये चीज देखनी है कि ये क्या है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है, पता है ना आप सभी को? जी सर। ये चैप्टर 4 की बात कर रहा है और चैप्टर 4 का टाइटल भी यही है। तो आपने सेक्शन नंबर 11 और 12 तो लिखा, लेकिन चैप्टर 4 और लिखने से क्या है, ये और अच्छी तरीके से लेबोरेट हो जाता कि हाँ इनको इसके बारे में पता है। इसका टाइटल, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन बना है ना, ये अंदर से नहीं बना हुआ, ये टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर के हेडिंग से बना हुआ क्वेश्चन है। तो आपको चैप्टर 4 ही मेंशन करके फिर आगे की कार्रवाई चालू करनी चाहिए थी। आगे बात समझ में? इससे क्या होता है, इंट्रोडक्शन झलकने लग जाता है आंसर के अंदर। जी सर। ठीक है। एक और है यहाँ पर क्वेश्चन, लिखा है हु इज द रेंट अथॉरिटी एंड देयर पावर्स। देखिए यहाँ पर रेंट अथॉरिटी के बारे में आपने जिक्र किया है और इसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में लिख दिया आपने, लेकिन पूछा था पावर कहाँ दे रखी है। तो ध्यान रखो कि रेंट अथॉरिटी की पावर वही है जो रेंट ट्रिब्यूनल के पास पावर दे रखी है। आगे मेरी बात समझ में? जी सर। तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल की पावर कहाँ दे रखी है, तो सेक्शन नंबर 21 में। और रेंट ट्रिब्यूनल की पावर को इस्तेमाल कौन कर सकता है, रेंट अथॉरिटी कर सकती है। ये बात लिखी कहाँ है, तो वो लिखी हुई है सेक्शन नंबर 21A में। क्लियर होगी मेरी बात? यस सर। तो थोड़ा सा इस पे आपको फोकस करना चाहिए था। बाकी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है आपकी तरफ से, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, और इतना अच्छा इंप्रूवमेंट वो भी 3-4 दिनों में, बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मीरा नहीं जी सर। कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, मुझे तो नहीं पूछना, थैंक यू। और चालू हाँ। की कॉपी डिस्कस करते हैं अभी। हाँ, शालू जी की भी सेम गलतियां हैं, तो डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते सर मैं ये पूछ रही थी कि हैं। हाँ। अपन जैसे क्वेश्चंस करते हैं तो जिसमें जैसे परिभाषा पूछी है तो उसके अंदर बस ओनली जैसे परिभाषा ही पूछ रही है तो उसके बारे में फिर एक्स्ट्रा क्या लिखे, क्योंकि है ना वो कुछ लिखने का मैटर नहीं होता है तो। देखिए देखिए, यही चीज आपको समझनी है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जब आपसे इस तरीके का पूछा गया है और हाँ। क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक और सब्जेक्ट से डील कर रहा है, ध्यान रखना इस बात को। अगर उससे जैसे मान लो, रिलेटेड मुझे मेरी ये बात सुनिए पूछना पहले। था। हाँ। हाँ, बताइए। कि अगर उससे रिलेटेड किसी एक्ट दूसरे एक्ट में अगर वो डेफिनेशन या उसका कोई लिंक दिया हुआ हो तो वो भी अपन उसमें जोड़ सकते हैं क्या, लिंकिंग के थ्रू कि है ना ये अगर सेक्शन में इसकी बात है। आपके पास इतना समय है, आपके पास इतना स्पेस है तो जोड़िए, और अगर नहीं है, क्योंकि हाँ। हमारा काम है चारों तरफ से आपकी
मेड को बांधना, क्योंकि हमारा काम स्किल्स डेवलप करवाना है कि कितनी अच्छी आपकी राइटिंग हो सकती है इस चीज को लेकर के, है ना। जी तो सर। हम तो इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं हर चीज में कि इतना इस तरीके से इस चीज को जोड़ा जा सकता है, ऐसे कर सकते हो। एक्चुअली क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इससे क्या होता है, दो तरह की एबिलिटी और स्किल्स मिल जाती है आपको, क्योंकि आपको लिंक करना आ जाता है और उस चीज को देख करके प्रभावित होता है एग्जामिनर हाँ कि इनको इस लॉ के अलावा उस लॉ के अंदर कैसे लिंक किया है, इसकी भी इम्प्रूवमेंट। जितना जितना अच्छा तरीके से लिखोगे उतना ही अच्छा एग्जामिनर देख के उसको आंसर क्वेश्चन का हाँ। मार्क्स देता है। और इसमें सर हर सेक्शन के दूसरी चीज साथ में। आपको एक बार मैं बता देता हूँ, दूसरी चीज क्या देखनी है। एक्चुअली क्या जी होता है, कभी कभी जो आपका टाइटल होता है सब्जेक्ट का, उसी से जी। डील करता हुआ वो क्या पूछता है, डेफिनेशन पूछता है। देखो आपने जो देखी हो एक डेफिनेशन, हाँ जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की ही डेफिनेशन पूछ ली, या हाँ। आपसे पूछ ली इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन की डेफिनेशन, तो आप केवल अब डेफिनेशन नहीं कर रहा, वो आपको इंगेज तो कर रहा है डेफिनेशन में, कि आपने सेक्शन नंबर 2 से लिख दिया, उसकी डेफिनेशन लिख दी। लेकिन वहां पर क्या है कि वो सब्जेक्ट से भी डील करता है, सब्जेक्ट मैटर आपका यही तो है। हाँ तो आपको क्या है, खुद से ही एक केस लॉ उसमें मेंशन कर देना चाहिए, जी उसी से सर। लिंक करता हुआ। उसके भी आपको अच्छे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। जी जी सर। हम्म, और पूछिए। और सर हर सेक्शन, जैसे हर सेक्शन मेंशन कर रहे हैं अपन, तो उसके साथ में एक्ट का पूरा नाम लिखना मैंडेटरी है या फिर जैसे एक्चुअली क्या और। है इसके, मेरे को ये बहुत बार स्टूडेंट्स ने पूछा है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जब आप सिंगल सिंगल पेपर दे रहे हो, यहाँ पर इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है भैया जब एक ही सब्जेक्ट का पेपर है तो हम बार बार नाम क्यों लिख रहे हैं, जी यही सर। है ना दिमाग में। हाँ। एक्चुअली क्या है, वहां पर थोड़ा ना होगा ऐसा। नहीं, वहां तो अलग अलग हाँ, आएंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन आएगा और आपने नाम नहीं लिखा, और वो कैसे पता चलेगा कि किसका आंसर क्या दे रहा है। जी सर। इसलिए स्किल्स लिखवाई जाती हैं कि जिससे आप पूरा नाम उस टाइटल का लिखो। ठीक है। जी सर। नहीं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे वैसे, वो भी समझ नहीं में आ नहीं जाएगा इसके, कि हाँ अपन ने। नहीं नहीं इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते हैं, इससे बस इतना समझ में आ जाता है टीचर को कि ये हाँ। क्वेश्चन इस सेक्शन से, इससे लिखा गया है, इस एक्ट बिल्कुल से लिखा बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी रेफर सर। करना जरूरी होता है, बिना उसके फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। जी ये एक सर। प्रेजेंटेशन का ही टाइप है। जी सर। हम्म, और भी जी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, चारुल जी आप कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर, एक क्वेरी होती कि अगर कोई डेफिनेशन जैसे बड़ी हो, तो उसको हाँ अपन हाँ, पॉइंट वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं ना बिल्कुल। कुछ अगर जैसे। आप उस डेफिनेशन को पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो, उसको आप चार्ट डायग्राम बना करके भी लिखना चाहते हो, तो इज वेल एंड गुड, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। लेकिन बाकायदा उस एग्जामिनर को वो चीज समझ में आ जानी चाहिए। अगर वो जैसे चीज जैसे एग्जामिनर को समझ में नहीं आई तो ध्यान रखना, नंबर 1 भी नहीं मिलेगा उसका। वो आप अपनी रिस्क पे करते हो। क्योंकि पैराग्राफ में फिर वो थोड़ा अजीब सा लगता है, तो उसको अगर पॉइंट में डिवाइड कर दे या फिर कोई हाँ, एक्चुअली डायग्राम बना। वो तरीका होता है। हाँ बिल्कुल सही है, पैराग्राफ में लिखने से क्या होता है, कीवर्ड जो है ना वो छुप जाते हैं उसके अंदर। हाँ। आप जो बात कहना चाहते हो वो उसमें पूर्ण रूप से आ नहीं पाती है, इसलिए ऐसा होता है। जी और सर। बताइए आपका कोई और कोई क्वेरी हो। नहीं सर, बस यही थे 3-4। हम्म। बाकी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है आपकी दोनों की कॉपीज में, और वो भी 3-4 दिनों में, मतलब ये तो मेरे लिए शॉकिंग था। जी सर। अभी हम्म। पेपर लिख ही रहे थे, टीपी के कर रहे थे, पर मुझे भी नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी कॉपी चेक कर दोगे। क्योंकि पहले जो पेपर दिए थे उनकी कॉपी अभी तक भी नहीं आई, इसलिए मुझे नहीं, लगा नहीं एक्चुअली था। एक्चुअली एक्चुअली क्या है, आपकी ये कॉपीज इसलिए चेक करना जरूरी था क्योंकि आपको, आपका जो मेन कंसर्न है ना कि आपको कैसे लिखना चाहिए, हाँ वो सर, होना वो। जरूरी है। इसलिए मेरे को ये कॉपी आपकी चेक करनी पड़ी, क्योंकि आपने अभी 3-4 दिन में ही शायद आपने ये किया था। हाँ, ये भी इसलिए 3 मैंने आपकी पेपर ही तो कॉपीज ली। दिए थे। इसलिए मैंने आपकी कॉपीज ले ली थी। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। और चारुल जी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी तो नहीं है सर, मैं और अटेम्प्ट करूंगी, फिर अगर और कोई आता है तो फिर पूछूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ओके। सर। ठीक है।